वेलकम टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, आज है हमारा डे 3 ऑफ आवर 7 डेज स्ट्रैटेजी। फर्स्ट 2 डेज में हमने अपने IED के स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एंड 8। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7 विच इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी 10th की सोशल साइंस ज़रूर याद आने वाली है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हम लोगों ने बचपन में पढ़ी हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, कौन कौन से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होते हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि आज आप इस चैप्टर को एक रिवीजन की तरह पढ़ रहे हैं कि हमें पता है ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बट थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए हम इस चैप्टर को आज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना होगा फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोग एनवायरनमेंट तो जानते हैं कि क्या होता है, कि जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में चीज़ों को हम देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, एनवायरनमेंट का पार्ट है। बट ये एनवायरनमेंट कौन कौन से फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं। The environment performs 4 vital functions. Environment हमारे लिए 4 बहुत important functions perform करता है। It supplies both the renewable and the non-renewable resources. ये हमें दोनों तरीके के resources provide करता है, renewable और non-renewable. Renewable sources वो resources होते हैं that can be used without the possibility of the resource becoming depleted or exhausted. ये वो resources होते हैं जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि ये resources ना तो deplete होने वाले हैं ना ही exhaust होने वाले हैं, इनकी supply हमारे पास continuous है। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये वो रिसोर्सेज है जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, कि अगर हमने इनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो एक ना एक दिन आपके ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। सेकेंड फंक्शन ऑफ योर एनवायरनमेंट इज इट एसिमुलेट्स द वेस्ट। ये जो इतना सारा वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट उस सभी वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। Number 3 is it sustains the life by providing the genetic and the biodiversity. उसी के साथ साथ ये हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। हमें रहने के लिए जो फ्रेश एयर चाहिए, हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, हमें इस एनवायरनमेंट से मिल रही है। हमें पानी चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, सारी चीज़ें हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलती हैं। It also provides the aesthetic service like scenery etc. उसके अलावा ये जो हम लोगों को एस्थेटिक व्यू प्रोवाइड होता है हमारे एनवायरनमेंट का, हम कहते हैं कि हम सनसेट हमें बहुत प्यारा लगता है, तो ये जो सनसेट आपको दिख रहा है ये भी तो एक तरीके का एस्थेटिक व्यू है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो ये सारे ही फंक्शंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है वो है एक नंबर की डेफिनेशन, जो आपसे हो सकता है MCQ में पूछी जा सकती है, और या फिर नॉर्मली अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो उसके साथ ऐड ऑन करके उन्होंने कुछ और पूछ लिया, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। कैरिंग कैपेसिटी यानी कि हमारा एनवायरनमेंट जितना भी वेस्ट हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं उसको किस हद तक कैरी कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम अनलिमिटेड वेस्ट जनरेट करेंगे और हमारे एनवायरनमेंट उस अनलिमिटेड वेस्ट को कैरी कर लेगा या एब्जॉर्व कर लेगा। तो कैरिंग कैपेसिटी मीन्स दैट द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया कि आपका जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो रेट ऑफ जनरेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप अपने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हो बट वो जनरेट उतने नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उसका यूसेज कर रहे हैं बट यूसेज के साथ साथ उसकी सप्लाई भी उतनी होनी चाहिए। तो अगर इसके बीच में इम्बैलेंस हुआ तो वो हमारे इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। सो व्हेन दिस इज नॉट सो द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म देयर वाइटल फंक्शन, और अगर हम इसको मेंटेन नहीं कर पाए तो हमारे एनवायरनमेंट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, हमारा बच्चों वाला टॉपिक जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। द ग्रेजुअल इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमोस्फेयर, यानी कि जब हमारे अर्थ का जो लोअर एटमोस्फेयर है, जब वहां पर आपको पता है कि टेम्परेचर हाई होने लग जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एंड इट इज ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज, और ये किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेज, सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से इस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट
Much of the recent observed and projected the global warming is a human induced. It is caused a man-made increases in the carbon dioxide and the other greenhouse gases in the atmosphere. Factors contributing to the global warming. वो कौन से factors है जो global warming को rise करते हैं? सबसे पहले the burning of coal and the petroleum products, यानी कि आप अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को या कोल को बर्न करते हो तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जनरेट होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हम अपने घरों में ये जितने भी कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक आर रेफ्रिजरेटर है, हमारा एसी है, ये सारे की सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को एनकरेज करती हैं। एट द सेम टाइम ये जो डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए या अदर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको करने के लिए हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं, जो एक्चुअल में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। मीथेन गैस जो कि एनिमल वेस्ट से निकलती है, अगर हम उसको सही से मैनेज नहीं करते हैं तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कंट्रीब्यूट्स टू द डिफॉरेस्टेशन, मीथेन प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का काम करती हैं। अब इफेक्ट्स क्या है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? हमें पता चल रहा है कि ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते जा रहे हैं, जो पोलर आइस है हमारी वो मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा जो कोस्टल फ्लडिंग है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि उन एरियाज़ के अंदर जो बाढ़ है वो बहुत ज़्यादा आने लग गई है। डिस्ट्रप्शन हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर का, विच दैट डिपेंडेंट ऑन द स्नो मेल्ट्स, तो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर में डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो रहा है। एक्सटिंक्ट हो रही है हमारी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो डिसअपियर होती चली जा रही हैं और बहुत ज़्यादा जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा आते चले जा रहे हैं अब, और इसकी वजह से ट्रॉपिकल डिसीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये कारण बहुत सारे हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं और हमने आसपास भी इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं। नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है कि आपको भी पता है कि हमारे अर्थ को एक लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है, विच इज़ ओजोन। वो ओजोन लेयर अब लगातार डिप्लीट होती चली जा रही है और अगर वो डिप्लीट हो गई तो आपको ही पता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमें अटैक करेंगी, जिसकी वजह से हम बहुत सारी डिसीज से घिर जाएंगे और वो बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है। सो ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू द फेनोमेना ऑफ द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर की वो लेयर अगर ख़त्म हो गई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ वही है कि जो हाई लेवल ऑफ क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो इसका बहुत बड़ा कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे कूलिंग सब्सटेंसेस से निकलती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एसी इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, तो उन सभी से जो गैसेस निकलती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड द ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी जो गैसेस होती हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, वो भी ओजोन डिप्लीशन का एक रीज़न है। नेक्स्ट, अब अगर ये डिप्लीट हो जाती है तो इससे क्या होगा? यूवी रेडिएशंस आनी शुरू हो जाएंगी और यूवी रेडिएशंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेज होगा यहाँ पर, और स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, और यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को भी ये इन्फ्लुएंस करती है। सो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हम ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करें जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है हम उस पर किसी तरीके से रोक लगा सकें। नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत रेयर होता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाते हो, बट समटाइम्स ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करके जाएंगे ज़रूर, हम नहीं छोड़कर जाएंगे। सो एज द ओजोन लेयर प्रिवेंट्स मोस्ट हार्मफुल wavelengths of ultraviolet light from passing through the earth atmosphere, its depletion has generated the worldwide concern. This led to the adoption of the Montreal Protocol. अब ये Montreal Protocol क्या है? That is banning the use of chlorofluorocarbon compounds as well as other ozone depleting chemicals such as carbon tetrachloride, trichloroethane, also known as methyl chloroform, and the bromine compounds known as the halogens. अब यहाँ पे मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के लिए उन्होंने बोला कि क्योंकि ओजोन डिप्लीशन की वजह से यूवी रेज अटैक करेंगी हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को,
तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे विच इज़ नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, विच मीन्स कि हम उन सारी चीज़ों को बैन कर देंगे जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पर्टिकुलर गैसेस को, कुछ कंपाउंड्स को यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है, तो उनको बैन करने की वजह से हम अपने ओजोन डिप्लीशन को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे कंसर्न अराइज हुआ कि ये जो थ्रेट है हमारे इंडिया का एनवायरनमेंट, ये टू साइडेड इफेक्ट फेस कर रहा है। वो टू साइडेड थ्रेट या टू साइडेड इफेक्ट क्या है? दैट पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पॉवर्टी है वो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एक तरीके से कह सकते हो कि कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड एट द सेम टाइम द थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द एफ्लुएंस एंड द रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये तो हमें भी पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बढ़ने की वजह से ही ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं वो अराइज हो रही हैं। तो लेट्स सी कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर। सो द गिवन स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट द थ्रेट टू इंडियाज इन्वायरमेंट इज ऑफ टू डायमेंशन। वो कह रहे हैं कि इंडिया के एनवायरनमेंट को जो ये थ्रेट है इसके दो डायमेंशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। द थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पॉवर्टी से जुड़ा है हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एट द सेम टाइम द थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द एफ्लुएंस, और ये जो एफ्लुएंस की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे भी एक खतरा आ रहा है, और लगातार बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज मेनली कॉज्ड बाय कटिंग ऑफ ट्रीज, कि बहुत ज़्यादा जो ट्रीज को काटा जा रहा है टू यूज़ द फायरवुड, क्योंकि क्या है कि वो लोग महंगे महंगे जो हमारे दूसरे अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो रूरल एरियाज़ के अंदर है जहाँ से ज़्यादा फायरवुड को काटा जाता है, वुड को काटा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है चूल्हे पे बनाया जाता है खाना। रूरल एरियाज में, मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज़ के अंदर जो खाना बनाया जाता है वो चूल्हे पे बनाया जाता है, मतलब उनका वो एक मिट्टी से वो लोग बनाते हैं अपना प्रॉपर, और उसके अंदर लकड़ियों की उनको ज़रूरत पड़ती है आग जलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जो हैं वो काटी जा रही हैं। आप ओवर ग्रेजिंग करा रहे हो एनिमल से, यानी कि एक ही जगह पर आप अपने एनिमल्स को ग्रेज करा रहे हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। एट द सेम टाइम जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं लगातार। फॉरेस्ट की लैंड को आप लोग यूज़ कर रहे हो अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या अदर रीजंस के लिए, तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट हमारा जो है वो डिग्रेड हो रहा है। सेकेंड इज एट द सेम टाइम्स जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बढ़ता जा रहा है, वो भी एक रीजन है। सो यहाँ पर आप कह सकते हो दैट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज विच नेसेसिटेट द नीड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। अब लगातार हम लोग भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ रहा है, एंड विच विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज एज वेल एज राइज इन पॉल्यूशन, जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ गई तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हीकल्स और इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, और इसके अंदर हम डिफॉरेस्टेशन को तो काउंट करते ही हैं। नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स है हमारी जैसे कि प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के भी जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो सब चीज़ें हम लोग देख ही रहे हैं। हमारा एयर वाटर लैंड पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या मेन कंसर्न है यहाँ पर। So some of the most pressing environmental concern of India are air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation and the wildlife extinction। मतलब ये ऐसे मेजर इश्यूज हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कह सकते हो कि ये चैलेंजेस हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए कि हमें इन सब चीज़ों को रोकना है। बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, वाटर कंटामिनेटेड होता जा रहा है, हमारा ख़राब होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ चुका है, बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो एक्सटिंक्ट हो गई है यानी कि ख़त्म हो गई है। तो इन सभी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। सो यहाँ पर कुछ प्रायोरिटीज़ इश्यूज़ हैं जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पॉल्यूशन, ये तो हम बचपन से जानते हैं, एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फ्रेश वाटर एंड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड डिग्रेडेशन से। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है, देखो लैंड ज़मीन, डिग्रेडेशन मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी का कम हो जाना, जैसे हम कहते हैं ना अपग्रेड ऐसे डिग्रेड। तो डिग्रेडेशन का मतलब है यहाँ पे कि जब आपकी लैंड की क्वालिटी डाउन जा रही है। क्यों डाउन जा रही है आपकी लैंड की क्वालिटी? क्योंकि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो उस लैंड के साथ जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए कि जिसको हमें यहाँ पर रिजॉल्व करना होगा।
कॉजेस क्या है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस ऑफ वेजिटेशन है ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड और फॉडर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कल्टीवेशन शिफ्ट हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है फॉरेस्ट लैंड का, बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स हैं यहाँ पर, नॉन अडॉप्शन है फॉर द एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स का, उसके अलावा क्रॉप रोटेशन इम्प्रॉपर हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हो आप एग्रोकेमिकल्स का, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इम्प्रॉपर प्लानिंग है आपकी इरिगेशन सिस्टम को आप ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है वो जितना उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा निकल रहा है वो, और बहुत ज़्यादा ओपन एक्सेस है रिसोर्सेज के लिए। एट द सेम टाइम जो पॉवर्टी है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल की, वो भी कहीं ना कहीं लैंड को डिग्रेड कर रही है। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं इसलिए हम जस्ट इसको फटाफट निकाल रहे हैं, मेन चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर हम काट देते हैं अपने फॉरेस्ट को, कटिंग, क्लियरिंग एंड रिमूवल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, वेयर द लैंड इज देयर आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सम नॉन फॉरेस्ट यूज़, यानी कि आप उस लैंड को फॉरेस्ट यूज़ से हटा के नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए इस्तेमाल करो जिसके लिए आपने पेड़ों को काट दिया है। सो दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज़ राइजिंग ऑन अ रैपिड स्केल, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है या आपके कुछ अदर प्रोजेक्ट्स है जो आपको यहाँ पे एस्टैब्लिश करने हैं, उसकी वजह से आपने फॉरेस्ट बिल्कुल आपने खत्म कर दिए हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब सॉइल की ना कुछ लेयर्स होती हैं, तो जब उस सॉइल की जो फर्स्ट लेयर होती है जब वो वॉश्ड अवे, यानी कि जब वो बह जाती है, हट जाती है, तो जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, तो उसे हम लोग यहाँ पे सॉइल इरोजन कहते हैं। सो सॉइल इरोजन टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन एंड द फ्लड, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश या बाढ़ आ जाने की वजह से जब हमारी जो सॉइल का जो सरफेस फर्स्ट लेयर जो है जब वो वॉश्ड अवे हो जाती है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉइल इरोजन कहते हैं। सो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन इसका सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है, और ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं that the soil is being eroded at the rate of 5.3 billion a year। so बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हमें यहाँ पर ठीक जल्द से जल्द करना होगा। एयर पॉल्यूशन, आई थिंक मुझे पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कि जब हमारी एयर में एयर कंटामिनेटेड हो जाती है, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारी जो एयर है वो ही मिलावटी हो गई है, ये जो हम सांस ले रहे हैं आज, आप कह सकते हो कि इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। सो ये हमारे लिए एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इस कंसर्न के ऊपर ध्यान देने के लिए हमारे पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज टू मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न इन इंडिया, दैट इज वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बोर्ड सेटअप किया गया है, आपको नाम याद रखना है, 1974 में इसको सेटअप किया गया ताकि एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। एंड दिस वाज फॉलोड बाय द स्टेट एस्टैब्लिशिंग द आयरन स्टेट लेवल बोर्ड टू एड्रेस ऑल द इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इसके लिए उन्होंने कि बहुत सारे हमारे पास इन्वायरमेंटल कंसर्न है, उसको हमें ठीक करना है, तो इसके लिए स्टेट्स जो हैं इन सभी बोर्ड्स को एस्टैब्लिश कर रही हैं। तो अब क्या फंक्शन है बेसिकली इन बोर्ड्स का, दे इन्वेस्टिगेट, ये इन्वेस्टिगेट करती हैं, कलेक्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करती हैं रिलेटेड टू द वाटर, एयर एंड द लैंड पॉल्यूशन। उसके बाद डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द स्वेज एंड द ट्रेड एफिलेंट एंड एमिशंस। These boards provide the technical assistance to the government in promoting the cleanliness of the streams। ये क्या करते हैं ये बोर्ड्स, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं गवर्नमेंट को ताकि जो भी हमारे यहाँ पर स्ट्रीम्स हैं उनको क्लीन किया जा सके, और जितने भी हमारे यहाँ वेल्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर क्लीन करें, उनको प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, और जितने भी वाटर पॉल्यूशन के लिए ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करें, इन सभी चीज़ों को हमको यहाँ पर रोकना है, ठीक है। ये जितने भी बोर्ड्स हैं they carry out and they sponsor the investigation and research related problems of the water and air pollution and for the prevention, control and abatement। अब ये क्या करते हैं ये बोर्ड, स्पॉन्सर मतलब पैसा भी लगाते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं वो सारे प्रोग्राम्स को जो भी हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर एयर और वाटर पॉल्यूशन को, जो एयर और वाटर पॉल्यूशन जिनकी चीज़ों की वजह से ही बढ़ रहा है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में ये लोग ध्यान रखते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी ये लोग चलाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और 100% चांस है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका।
और हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देखने को मिले, या डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसे डेवलपमेंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जहाँ पर हमें अपनी नीड को भी सेटिस्फाई करना है, हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम भी खुश, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी खुश, कि हमारे पास भी रिसोर्सेज है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है हम उनके लिए भी रिसोर्सेज छोड़ रहे हैं कि वो भी उन रिसोर्सेज का बेनिफिट एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? दैट इट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मिनिमाइज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि हमें भी खुश रहना है, हमारी नीड्स भी पूरी हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, और हमें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू ओन देयर नीड्स, की उनकी भी जो नीड्स हैं उनके साथ भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और देखो डेफिनेशन भी वही है जो आपने बचपन में पढ़ी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इससे रिलेटेड, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो? सो लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल, अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है हम उसको मेंटेन कर पाएं, तो हम ये कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट नॉट द इनपुट कंज्यूमिंग, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो हमारे इनपुट को कंज्यूम नहीं कर रही है, उसको एफिशिएंट बना रही है, यानी कि इनपुट्स को हम खराब नहीं कर रहे हैं, उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी खराब ना हो, वो खत्म ना हो जाए। रिन्यूएबल सोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, और हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हमारे ऐसे हैं जिनको आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम सस्टेनेबल लेवल पर ही इस्तेमाल करें, और जो हमारा रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो रेट ऑफ जनरेशन से हमेशा कम ही रहना चाहिए। इनएफिशिएंट अराइजिंग फ्रॉम द पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड, और ये जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमारा बढ़ता जा रहा है हमें इसको भी ध्यान देना है, और इसके लिए हम जो भी स्टेप्स ले सकते हो हमें वो स्टेप्स लेने होंगे। क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो सबसे पहले तो हमें ऐसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, मतलब एनर्जी जनरेट करनी है उसके लिए जो सोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे हो जो हमें पता है कि आगे तक हमारे साथ निभाने वाले हैं। सो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपनी पावर नीड्स के लिए, तो ये हमें देखना है कि अब इन सब चीज़ों को क्या सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि हम वाटर की हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो आजकल सोलर एनर्जी के थ्रू भी इस चीज़ को किया जा रहा है, तो हमें सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करने होंगे ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को समय रहते बचा सकें। नेक्स्ट, यूज ऑफ द क्लीनर फ्यूल्स, हम यहाँ पे क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी और गोबर गैस इस्तेमाल की जाती है रूरल एरियाज के अंदर, और सीएनजी इस्तेमाल की जाती है अर्बन एरियाज के अंदर। तो ये हमने कुछ ऑल्टरनेटिव्स ऐसे फाइंड आउट कर लिए हैं कि जिससे हम अपनी जो नीड है उसे पूरा भी कर पा रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट भी सेफ है। मिनी हाइडल प्लांट्स हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो माउंटेन रीजन्स हैं वहाँ पर जो स्ट्रीम्स है वो देखी जाती हैं हर जगह पर, और अ लार्ज परसेंटेज ऑफ सच स्ट्रीम्स आर पेरेनियल। Mini hydel plants use the energy of such streams to move the small turbines। तो यहाँ पर आप उन मिनी हाइडल प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आपको माउंटेन एरियाज के अंदर छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहुत सारी दिख जाएंगी, तो उनकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। And they do not change the land use pattern in areas where they are located, they generate enough power to meet the local demand। और एटलीस्ट ये इतना होता है कि इससे आप अपनी लोकल नीड्स जो है पावर की वो आप पूरी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस, अब कहते हैं ना द ओल्ड इज गोल्ड, तो बस यही बात है कि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी जो हम पहले इस्तेमाल किया करते थे, अगर हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को आज भी इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इको फ्रेंडली मेथड्स को इवॉल्व कर पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को हम बचा पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे है बायोपेस्ट कंट्रोल, क्योंकि देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करने लग गए थे, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, ठीक है, हम फूड ग्रेन्स के टर्म्स में सेल्फ रिलायंट हुए, बट एट द सेम टाइम हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना होगा। बायोकम्पोस्टिंग का भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो लगातार हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमें उसको कम करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंटामिनेट कर रहे हैं हमारे ग्राउंड वाटर को भी और हमारे लैंड की जो क्वालिटी है उसको ये डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके साथ
साथ जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, हमें उसके लिए भी कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर बायो कंपोस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी सा चैप्टर था, जनरल नॉलेज के ऊपर, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड था। और इसके अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही डिस्कस किए हैं, पूरा चैप्टर हमने डिस्कस नहीं किया है। बट स्टिल मैं आप लोगों को एक बार यही कहूँगी कि आप जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो, बस आपने एक बार क्या करना है, चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार आपने रीडिंग लगानी है, आपने रीडिंग ज़रूर करनी है। उनकी रीडिंग करने के बाद आपको इन वाले ही कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आईईडी की जो हमारी यूनिट 2 है वो हमारी कंप्लीट हुई। अब बस आईईडी का एक ही चैप्टर बचता है, विच इज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, और वो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपने सेशन नंबर 2 में। बच्चों, अब हमारे डे 3 में आईईडी का लास्ट चैप्टर आ चुका है, विच इज चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। पता है क्यों? क्योंकि ये इकलौता चैप्टर आपका 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। और 8 मार्क्स की वेटेज में बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुछ गिने चुने इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। मतलब कि अगर आप देखते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पहले अगर प्रिपेयर करने हैं, तो चैप्टर नंबर 8 एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो 8 मार्क्स के लिए सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, ये तो बहुत ही आसान है। तो चलिए, चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है द कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। यहाँ पर आप कंपैरिजन करने जा रहे हो इंडिया का उसके कुछ पड़ोसियों के साथ, और वो 2 पड़ोसी कौन से हैं उसके? चाइना और पाकिस्तान। तो चलिए जानते हैं कि ये चैप्टर इन तीनों ही कंट्रीज़ के बारे में हमें क्या बताने वाला है। बट एक चीज़ अब आप माइंड में रखेंगे, आपने पूरी आईईडी पढ़ ली, आखिरी चैप्टर के ऊपर है तो पूरी ही पढ़ ली है, और हमारी बुक का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पूरी बुक में ही आपने इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे आज़ादी मिली, आज़ादी के टाइम पे हमारा देश कैसा था, फिर हमने प्लानिंग स्टार्ट करी, रिफॉर्म्स आए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस कैसा है, इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पे कैसा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही समझी, यानी कि इंडिया को अब आप बहुत अच्छे से जानते हो इस चैप्टर तक आते आते। लेकिन चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहे थे इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। तो आपको यहाँ पे इंडिया का कंटेंट कम और चाइना और पाकिस्तान का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, और आपको प्रिपेयर भी उसी का ही ज़्यादा करना है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड बातें तो हमारा जो एग्जामिनर है, हमारे जो पेपर सेटर लोग हैं, वो वहाँ से पूछ सकते हैं। इंडिया के बारे में जितनी भी जानकारी उन्हें चाहिए वो पहले के चैप्टर से ले सकते हैं। बट चाइना और पाकिस्तान के बारे में हम इसी वाले चैप्टर में आके पढ़ रहे हैं। तो जब आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे तो आपका मेन फोकस चाइना और पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। चलिए, अब सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तीनों को ही ऑलमोस्ट जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो सेम टाइम पे मिली थी, ऑलमोस्ट सेम। हमने जब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट डिस्कस करी आपके साथ, तो आपने वहाँ पे वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उन डेट्स को आपको माइंड में रखना है, याद रखनी है वो डेट्स। तो उसी में आपने ये देखा होगा कि लगभग आसपास ही सबको इंडिपेंडेंस मिली थी, और सबने अपनी जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी स्टार्ट करी वो एक साथ ही स्टार्ट करी थी। बट क्या सिमिलैरिटीज़ रही उसके अंदर, वो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो तीनों ही नेशंस को जो इंडिपेंडेंस मिली वो एक साथ मिली, तो तीनों ने ही अपना डेवलपमेंट पाथ जो है वो ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था। इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो इंडिपेंडेंट नेशन हुए थे 1947 में, वहीं पे चाइना ने इंडिपेंडेंस हासिल करी थी 1949 में। चाइना को बाद में इंडिपेंडेंस मिली थी, बट स्टिल आप ये देखेंगे कि चाइना मोस्ट ऑफ दी केसेस में हमें आगे ही देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही कंट्री ने जो प्लानिंग स्टार्ट करी डेवलपमेंट के लिए वो सिमिलर वेज में करी। इंडिया ने अनाउंस कर दिए थे अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, पाकिस्तान ने अनाउंस किए फर्स्ट 5 ईयर प्लान और उसको उसने मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान का नाम दिया 1956 में। यानी कि जब हम अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान पे थे, पाकिस्तान ने पहला प्लान स्टार्ट किया अपना, बट चाइना ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमसे 2 साल बाद 1953 में स्टार्ट कर दिया था। तो देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटीज़ है, लगभग आसपास ही तीनों ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट करी थी। सिमिलर स्ट्रैटेजीज कैसे रही, और इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड द सिमिलर स्ट्रैटेजी सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। इंडिया और पाकिस्तान ने लगभग सिमिलर तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करी, क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ाया
और पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादातर सोशल डेवलपमेंट पे किए। ग्रोथ सिमिलर रेट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, 1980s तक तीनों कंट्रीज सिमिलर ग्रोथ रेट पे थी, पर कैपिटा इनकम भी तीनों की सिमिलर ही लग रही थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए, तीनों ही कंट्री ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। चाइना ने ये काम बहुत पहले कर लिया था 1978 में, पाकिस्तान ने 1988 में, और इंडिया इसमें सबसे पीछे रहा 1991 में। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 ईयर प्लान सबसे पहले हमने स्टार्ट किए, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे पहले चाइना में आए थे। नेक्स्ट, अब चाइना का डेवलपमेंट पाथ में पढ़ना है, एक एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इसमें जो आपको स्किप करना हो, आपको ये सारा पढ़ना है। तो जब हमारा चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, चाइना को बोला गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसको इंडिपेंडेंस 1949 में मिली थी। तो वन पार्टी रूल चलता था वहाँ पे, एंड ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइज एंड द लैंड्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल था चाइना के अंदर, जहाँ पर वन पार्टी रूल से आप सब कुछ समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था हर एक चीज़ में वो कैसा था। यहाँ पर आया एक GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनिशिएटेड हुआ 1958 में, विच एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। यहाँ पर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए 1958 में ये कैंपेन स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर लोगों को ये कहा गया चाइना के अंदर कि अब इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अलग से एक जगह खरीदें, आप सभी के पास आपका बैकयार्ड है, अपने अपने बैकयार्ड में आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हर जगह पर हमें इंडस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सकेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को एनकरेज किया गया कि आप इंडस्ट्री सेटअप करो अपने बैकयार्ड में, और रूरल एरियाज़ के अंदर इस चीज़ को करने के लिए कॉम्यून सिस्टम स्टार्ट हुआ। कॉम्यून सिस्टम के अंदर लोगों को कहा गया कि आप कलेक्टिवली अपनी लैंड को कल्टीवेट करो। भाई सबके पास थोड़ी थोड़ी लैंड है, एक काम करो, पूलिंग ऑफ लैंड करो, जिससे आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सको और आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल सके। तो 1958 के अंदर यहाँ पर हमारे पास 26,000 कॉम्यून्स थे, ऑलमोस्ट कवरिंग ऑल द फार्म पॉपुलेशन, जिसने पूरी हमारी फार्म पॉपुलेशन को कवर कर रखा था। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, GLF इनिशिएट हुआ था 1958 में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऑन अ मैसिव स्केल पर लेकर आने के लिए चाइना के अंदर, जहाँ पर उसने लोगों को एनकरेज किया कि आप अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्री को सेटअप करो, कॉम्यून्स बनाओ, यानी कि अपना पूलिंग ऑफ लैंड करो, और लगभग 26,000 कॉम्यून्स वहाँ पर उस टाइम पे बन चुके थे। बट एक प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई कि अचानक से यहाँ पर सूखा पड़ गया, और जिसकी वजह से चाइना के अंदर लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। मतलब हम यहाँ पे बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रहे थे, मतलब चाइना ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन प्रॉब्लम आई सामने और 30 मिलियन लोग जो थे वो यहाँ पर मारे गए। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ गया था। नेक्स्ट उसके बाद आया हमारे पास 1965 में, हमारे यहाँ पर थे माओ, हमारे यानी चाइना वालों के पास थे माओ, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो चला 1966 से 76 तक, और ये एंड हमारे ये जो और एंड हुआ माओ की डेथ के साथ ही। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन था, जहाँ पर ये एनकरेज करते थे यूथ को कि ये जो स्कूल्स में आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो, ये जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, आप कंट्री साइड पर जाओ, वहाँ जाकर सीखो, अपने कल्चर को डेवलप करो। और माओ का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे कि अगर कोई भी माओ के खिलाफ कुछ भी बोलता था तो वहाँ पर उसको मार दिया जाता था। मतलब एक आंदोलन टाइप सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती थी, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वायलेंस जो था वो इस रेवोल्यूशन के टाइम पर चाइना के अंदर फैला था। सो 1965 में माओ ने जब इस रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उसने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को कहा कि आप जाइए, काम करिए और पढ़कर आइए कंट्री साइड से, और सीख कर आइए वहाँ से अपने कल्चर को, उन सब चीज़ों को, और फिर उसको यहाँ पर आकर अप्लाई करिए। इसका एक पॉइंट आपको पीछे देखने को मिलेगा, ये इसका पॉइंट ही है कि जब रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए चाइना के, जैसे कि उन्होंने भेजे हुए थे अपने प्रोफेशनल्स की वहाँ पे पढ़िए जाकर, तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स को विड्रॉ कर लिया, यानी कि उनको वापस बुला लिया कि अब आपको उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस आ जाइए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ये जो चीज़ें हम सीखने के लिए गए थे या सीख रहे थे, वो फिर चाइना सीख नहीं पाया था, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट, द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द 1978. चाइना इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स इन फेजेस. अब देखो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें तो पढ़ ली चाइना के बारे में. पहला हमने चाइना के बारे में क्या पढ़ा कि चाइना के यहाँ पर वन पार्टी रूल था, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा था. हमने GLF के बारे में पढ़ा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए. फिर उसके बाद हमने देखा कि लेकिन प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम आई. फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि 1965 में माओ ने एक ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उसने लोगों को कंट्री साइड पे भेजा सीखने के लिए. लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम अराइज हुई, बहुत खून खराबा चल रहा था और रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए. तो ये जो रेवोल्यूशन था वो माओ के डेथ के साथ ही ख़त्म हो गया. फिर अगर हम ये कह रहे हैं कि आज के टाइम पे चाइना बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि उसने रिफॉर्म्स सही टाइम पे इंट्रोड्यूस करे 1978 के अंदर. अब उसने जो यहाँ पे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे उसके कुछ फेजेस हम लोग देख रहे हैं, जिसमें इनिशियल फेज की बात करूँ तो उसने सबसे पहले अपने यहाँ के एग्रीकल्चर को डेवलप किया, फॉरेन ट्रेड को डेवलप किया और उसने इन्वेस्टमेंट करी कुछ सेक्टर्स के अंदर. अब एग्रीकल्चर के अंदर जैसे कि उन्होंने कॉम्यून लैंड्स के बारे में उन्होंने बताया, कॉम्यून लैंड का कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया, जहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट्स थे जिसको उन्होंने एलोकेट किया और हर किसी को ये कहा कि आप पूलिंग करके प्रोडक्शन करो जिससे आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलेगा. सो दे वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग द स्टिपुलेटेड टैक्सेस. इवन उनको ये भी कहा गया कि सिर्फ टैक्सेस को हटाकर जो भी पैसा है वो सारा पैसा आपका है. लेटर फेज में जो रिफॉर्म्स थे वो इनिशिएट हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर में. प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हो या फिर इन जनरल टाउनशिप या विलेज एंटरप्राइज हो, सभी एंटरप्राइजेस जो थी वो ओन्ड और ऑपरेटेड होती थी. लोकल कलेक्टिव्स इन पर्टिकुलर वर अलाउड टू प्रोड्यूस द गुड्स, यानी कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते थे. कह सकते हो कि यहाँ पर जैसे इंडिया में लिबरलाइजेशन आया था, कुछ इसी तरीके का इफेक्ट हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिल रहा था. अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट क्या है कि जो गवर्नमेंट या हम जिसे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहते हैं और इंडिया के अंदर हम उसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था. ये रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर डुअल प्राइसिंग थी. एक ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि डुअल प्राइसिंग यहाँ पर चलती थी, जिसका मतलब था कि प्राइसेस 2 तरीके से यहाँ पे फिक्स होती थी. फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थी फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कहा जाता था कि आप बाय करो और सेल करो फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स and the outputs on the basis of price fixed by the government and the rest were purchased or sold at the market price. मतलब क्या है कि उनको ये कह दिया गया कि एक फिक्स क्वांटिटी जो है वो तो आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग खरीदोगे और बेचोगे. मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिसाइड कर रखी है, एक तो आपको उसके अकॉर्डिंग खरीदना और बेचना है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है जो हमने फिक्स नहीं किया हुआ वो आप मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही खरीद और बेच सकते हो. तो इस तरीके से डुअल प्राइसिंग चल रही थी. उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप किए गए. तो ये सारी चीज़ें चाइना के बारे में हमने पढ़ी कि चाइना ने क्या क्या किया. बिल्कुल आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि चाइना का डेवलपमेंट पाथ कैसा था. अब पाकिस्तान के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंस इसको हमारे साथ ही मिली, 1947 में मिली, और पाकिस्तान ने हमारी तरह ही मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने एक्सेप्ट किया यहाँ पर, और जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते थे. 1950s और 1960s में पाकिस्तान ने कुछ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो थे वो इंट्रोड्यूस किए, जिसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने इनिशिएट किया. अब ये होता क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करने होंगे कि या तो हम रिप्लेस कर देंगे या उसका कोई ऑल्टरनेटिव फाइंड करेंगे उन चीज़ों का जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें. आपने ये चीज़ हमारे LPG वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या होती है. नेक्स्ट, the policy combined the tariff protection for the manufacturing of consumer goods together with direct import controls on the competing imports. जैसे कि हमने भी यहाँ पर अपनी ट्रेड पॉलिसी के अंदर ये पढ़ा था कि हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते थे फॉरेन कंपटीशन से, तो हमने यहाँ पे टैक्सेस यानी कि टैरिफ और कोटास को इंट्रोड्यूस किया था. कुछ इसी तरीके से उन्होंने भी यहाँ पर काम किया. इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला, which led to
increase in public investment in infrastructure in select areas which finally led to the rise in production of food grains। तो जैसे कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ये देखा था कि बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया था, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, इनको भी ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला और इनके यहाँ पर भी जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया था। 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद पाकिस्तान ने शिफ्ट किया पॉलिसी ओरिएंटेशन को इन द लेट 1970s एंड 1980s व्हेन द मेजर थ्रस्ट एरियाज वर डीनेशनलाइजेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब इस पॉइंट के अंदर आपको ये बताया गया कि उन्होंने ना नेशनलाइजेशन किया था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर किसी चीज के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल बनाया जा रहा है, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, आप इतना समझ सकते हैं। बट लेटर ऑन फिर से उनको ये नीड अराइज हुई कि नहीं, कैपिटल गुड्स के लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर तक ही इसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता, हम इसको प्राइवेटाइज भी करेंगे, तो फिर से इसका डीनेशनलाइजेशन उन्होंने कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन, और इस सारे टाइम के अंदर पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहा वेस्टर्न नेशन से और कहीं ना कहीं उनके पास रेमिटेंसेस भी आती रही, जिसकी वजह से कंट्री को हेल्प हुई कि वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंसेंटिव्स जो थे वो प्राइवेट सेक्टर को देती जा रही थी और इन सभी चीज़ों ने यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा क्लाइमेट जो था वो बना दिया था। सो 1988 में इन लोगों ने भी क्या किया, अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा पाकिस्तान के डेवलपमेंट पाथ के बारे में कि पाकिस्तान ने अब क्या क्या किया था। अब कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे चाइना से रिलेटेड हैं बट जिससे सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपने इंडिया के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में जान लिया, चाइना ने क्या क्या किया वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि उसका डेवलपमेंट पाथ कैसा था, पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ कैसा था, पाकिस्तान ने किस किस तरीके से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और यहाँ पर क्या हुआ ये भी हमने पढ़ लिया। तीनों ही कंट्रीज़ की जो कॉमन चीज़ें थी यानी कि जो सिमिलैरिटीज़ थी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर हमने वो भी पढ़ ली। अब हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आता है वन चाइल्ड नॉर्म। ये वन चाइल्ड नॉर्म चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने अपने यहाँ पर वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस किया। अब ये इंट्रोड्यूस तो इसीलिए किया था ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके, बट इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़े, जिसकी वजह से बाद में इस रिफॉर्म को, बाद में इस नॉर्म को यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया यानी कि ख़त्म कर दिया गया। तो वन चाइल्ड नॉर्म की वजह से हमने ये देखा कि एक पॉजिटिव चीज़ मिली कि डिक्लाइन हुई चाइना की ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था वो डिक्लाइन हुआ। बट कुछ टाइम के बाद ही हमें ऐसे देखने को मिला दैट देयर विल बी मोर एडल्टली पीपल, कि चाइना के अंदर यूथ पॉपुलेशन की कमी होने लगी, वहाँ पर एडल्टली पॉपुलेशन बढ़ने लगी, यानी कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनका प्रपोर्शन बढ़ने लगा एज कंपेयर टू द यंग पीपल, यानी कि जिसे हम कहते हैं द वर्किंग पॉपुलेशन। सो दिस विल अफेक्ट द लेबर फोर्स एडवर्सली, जिसकी वजह से लेबर फोर्स हमारी अफेक्ट होने लगी, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए था यूथ पॉपुलेशन क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पर इस वन चाइल्ड नॉर्म की वजह से एडल्टली पॉपुलेशन यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो ये एक हमें डिमेरिट इसका दिखा। सो दिस लेड चाइना टू रिवॉक द वन चाइल्ड नॉर्म, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने ये वाली पॉलिसी अपनी हटा दी और अलाउ किया कपल्स को टू हैव 2 चिल्ड्रन। तो उन्होंने यहाँ पर अब कपल्स को कह दिया कि अब आप 2 बच्चे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन का रेशो भी देख लेते हैं, यानी कि जेंडर रेशोज क्या रहे हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो अगर हम देखें द सेक्स रेशियो, द प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल इज लो एंड द बायस्ड अगेंस्ट द फीमेल्स in all 3 countries due to son preference prevailing in all 3 countries। अब चाहे कोई देश कितना भी डेवलप हो, लेकिन एक चीज तीनों ही देशों में सेम थी, द सन प्रेफरेंस प्रिवेलिंग इन ऑल 3 कंट्रीज, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि तीनों ही कंट्रीज के अंदर फीमेल एजुकेशन, या कह सकते हो कि फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए किसी को भी, सबको मेल चाइल्ड चाहिए। तो ये चीज़ें हमें तीनों ही कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिली, यानी कि बायसनेस तीनों ही कंट्री में था। नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो थी पर 1000 पाकिस्तान के अंदर वो 943 थी, चाइना के अंदर 949 और हमारे इंडिया में ये 924। ठीक है। फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो चाइना में लो था 1.7, वहीं पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाई 3.6। तो यानी कि आप
क्लियरली ये चीज़ दे सकते हो कि तीनों ही कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ यहाँ पर फिर से हमें कॉमन देखने को मिली कि लोगों के यहाँ पर जो बॉय चाइल्ड है वो यहाँ पर प्रेफरेंस में दिख रहा है। नेक्स्ट अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाई आर देयर लेस नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इन चाइना, कि ऐसा क्यों था कि इंडिया के अंदर तो लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे बट चाइना के अंदर क्यों लोग एग्रीकल्चर में कम लगे हुए थे, उसके क्या रीज़न थे। तो सबसे पहले तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास ही अर्बन पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा थी। उसके अलावा चाइना ड्यू टू द टोपोग्राफिक एंड द क्लाइमेट कंडीशन द एरिया सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन इज रिलेटिवली स्मॉल। अब हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, जो सॉइल की कंडीशन चाहिए वो बहुत अच्छी थी, बट वहीं पे चाइना के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत कम थी। ओनली अबाउट 10% इज कल्टिवेबल विच इज़ 40% ऑफ द इंडियाज कल्टिवेबल लैंड। मतलब अगर आप कंपैरिजन देखो तो जो चीज़ हमारे पास 40 है वो उनके पास सिर्फ 10 है। So until the 1980s, more than 80% of the people in China were dependent on farming. अगर हम 1980s की बात करें तो लगभग 80% लोग थे जो आपके 80% लोग थे चाइना के जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे एज देयर सोल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बट यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एनकरेज कर रही थी लोगों को कि छोड़ो फार्मिंग वाला सारा काम और फील्ड्स में एंटर करो, यानी कि आप अदर एक्टिविटीज़ में एंटर हो, आप हैंडीक्राफ्ट का काम करो, कॉमर्स में आओ, ट्रांसपोर्ट के एरिया में एंटर करो, यानी कि फार्मिंग से हटो और अदर एक्टिविटीज़ को भी आपको एक्सप्लोर करना है। जिसकी वजह से जो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में एंगेज थी वो 26% हो गई 2018 और 19 में, और वहाँ पे जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 7% होने लग गया, विच इज़ मोर ओवर देयर इज़ अ ग्रेटर अर्बनाइजेशन इन चाइना। तो जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी फिर ज़्यादा हुआ। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्यों चाइना के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर लोग कम लगे हुए थे। अब नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लिबर्टी इंडिकेटर। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि बहुत सारी रेफरेंस बुक में ये टॉपिक था ही नहीं लिबर्टी इंडिकेटर्स। तो क्या होता है लिबर्टी इंडिकेटर? Liberty indicator is a measure of the extent of the democratic participation in the social and the political decision making. Some obvious liberty indicators are, लिबर्टी इंडिकेटर्स का मतलब होता है, देखो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लिबर्टी इंडिकेटर इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि ऐसी कितनी फ्रीडम, कितने एक्सटेंट ऑफ आपका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, यानी कि कितना आपको अलाउड किया गया है कि आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी कंट्री के सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, उसे कहा जाता है लिबर्टी इंडिकेटर। जैसे कि इंडिया के अंदर जब सरकार चुनी जाती है तो यहाँ पर वोटिंग सिस्टम चलता है, यानी कि जो जनता है वही अपना नेता चुन रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल है लिबर्टी इंडिकेटर का। हमारे पास कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि हमें फ्रीडम दे रखी है कि कुछ चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास अधिकार हैं, तो ये भी लिबर्टी इंडिकेटर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी कि जो हमारे यहाँ के सिटीजन हैं उनके अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना लिबर्टी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉ, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है कि जितने भी हमारी जुडिशरीज हैं, यानी कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है अलग अलग लेवल पर, या फिर जो लॉ बने हुए हैं उनको भी यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, यानी कि आपका भी पार्टिसिपेशन है। तो ये लिबर्टी इंडिकेटर का पार्ट है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया तीनों ही कंट्रीज़ के बारे में कि तीनों कंट्रीज़ ने क्या क्या किया। अब हम उनका एक अप्रेजल ले लेते हैं उनकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ का कि कौन कहाँ तक पहुँचा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एक टॉपिक विच इज़ व्हाई डिड चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन 1978, कि चाइना ने 1978 में क्यों इंट्रोड्यूस किए थे रिफॉर्म्स। तो पहली चीज़, चाइना डिडंट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे कि इन दोनों के ऊपर तो एक कंपल्शन था कि इन्हें रिफॉर्म लाने पड़ेंगे क्योंकि इनको वर्ल्ड बैंक और IMF ने कह दिया था, बट ऐसा कोई कंपल्शन चाइना के ऊपर नहीं था। The new leadership at that time in China was not happy with the slow pace of growth। वो तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जो लीडरशिप थी वो खुश नहीं थी अपने ग्रोथ रेट से, एंड द लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और उनके यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की कमी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माओ थे वो कहते थे पुरानी चीज़ें सीखो, कंट्री साइड से सीख कर आओ, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन कम आया था। सो
अब यहाँ पर उनको लगा कि जो माओ का जो विजन था वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर था, सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर था, द शनिंग ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी यानी कि फॉरेन टेक्नोलॉजी पे के ऊपर था, गुड्स और कैपिटल पे वो फेल हो गया। मतलब माओ ने इंट्रोड्यूस किया था रेवोल्यूशन कुछ अच्छा करने के लिए, बट उनका जो तरीका था वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। वो हम जो हासिल करना चाहते थे वो चाइना हासिल नहीं कर पाया था। सो डिस्पाइट मैनी लैंड रिफॉर्म्स, GLF आया, कम्युन सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर आए, बट तब भी उन्हें कुछ खास यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से इन सभी चीज़ों को देखते हुए चाइना ने अपने यहाँ पर फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए कि अब तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर लाने ही होंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन रहा। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने ही लगभग 7 डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट पाथ को क्रॉस कर लिया है। तीनों ही अपने एक अलग अलग लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक साथ शुरुआत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो अलग अलग लेवल पे ही हैं हमारी तीनों कंट्रीज़। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 1970s के अंदर जितने भी थे वो सेम लेवल पर चल रहे थे, लो डेवलपमेंट था तीनों के अंदर। लास्ट 3 डिकेड्स जो थे वो तीनों ही कंट्री को डिफरेंट लेवल पर लेकर गए। इंडिया अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मॉडरेटली परफॉर्म कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसकी अभी भी एग्रीकल्चर पे है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे लगी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी बहुत सारे पार्ट्स में मिसिंग है, एंड इट इज़ येट टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग। अभी भी इसको अपने यहाँ पर काम करने वाले, अभी भी इसको अपने यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं उनको अप लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस है रेमिटेंसेस के ऊपर, फॉरेन एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और विद वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर की जो परफॉर्मेंस है वो भी सही नहीं थी। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब यहाँ से जो मैंने बात करी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी तक, ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो कम क्यों था। तो उसके अंदर आप ये वाले सारे रीज़न लिखेंगे कि उनके यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, रेमिटेंसेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, फॉरेन एड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, इस वजह से। सो लास्ट 3 years many macroeconomic indicators begin showing positive and the higher growth rates reflecting the economic recovery। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी रिकवरी आनी शुरू हुई, बट स्टार्टिंग में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के साथ तो पाकिस्तान उसमें पीछे ही था। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन रहा। और आगे देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। चाइना के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम कम थी, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द ह्यूमन राइट्स आर द मेजर कंसर्न। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ह्यूमन राइट्स पे, ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। येट इन द लास्ट 4 decades इट यूज द मार्केट सिस्टम, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको भी ये चीज़ फील हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने मार्केट सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल कमिटमेंट था और जो वो लेवल ऑफ ग्रोथ इंक्रीज़ करना चाहते थे वो इंक्रीज़ हुआ। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आए, उसने भी बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट शो किया। तो मार्केट सिस्टम ने उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। पॉलिटिकल उनका जो कंट्रोल था वो बना रहा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहा था, कंट्रोल था, बट साथ में फ्रीडम इतनी दे दी गई थी कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं। और यहाँ पर उनको अच्छे ह्यूमन इंडिकेटर्स यानी कि ह्यूमन इंडेक्स इंडिकेटर्स जो हैं हमारे वो बहुत अच्छे देखने को मिले। इस चैप्टर से आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको एक टेबल दे रखी होगी, उसमें कुछ HDI के इंडिकेटर्स होंगे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, और आपको कंपैरिजन शो करना होगा तीनों ही कंट्रीज़ के बारे में और कुछ कंक्लूजन्स वहाँ पर लिखने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ सकते हैं। अनलाइक द इंडियन पाकिस्तान विच आर अटेम्प्टिंग टू प्राइवेटाइज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, चाइना हैज़ यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट द एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। देखो, इंडिया और पाकिस्तान ने तो जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया, बट चाइना ने प्राइवेटाइजेशन पे फोकस नहीं किया, लेकिन उसने एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी। उसके लिए एक मार्केट सिस्टम उसने स्टार्ट किया था। बाय रिटेनिंग द कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउइंग द इंडिविजुअल टू कल्टिवेट लैंड, चाइना हैज़ इंश्योर्ड द सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। उसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना ने बेटर सोशल सिक्योरिटी दी रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि उसने अपने यहाँ पर लोगों को कॉम्यून्स एस्टैब्लिश करने के लिए कहा था और कहीं ना कहीं उस कॉम्यून से लोगों को फ़ायदा हुआ था। पब्लिक इंटरवेंशन था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म से पहले भी, और इसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट जो थे वो ह्यूमन डेवलप्ड इंडिकेटर्स के अंदर देखने को मिले चाइना के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें लग रहा है कि चाइना की जो ग्रोथ थी, चाइना ने जो डेवलपमेंट किया वो बाकी दोनों कंट्रीज से ज़्यादा अच्छा किया। तो ओवरऑल अब आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा कि तीनों ही कंट्रीज़ का जब हमने कंपैरिजन किया तो वो कंपैरिजन कैसा रहा,
कहीं ना कहीं आपको चाइना फर्स्ट नंबर पे, देन इंडिया और देन पाकिस्तान हमें देखने को मिला है। बट येस, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कंट्रीज़ हमारी आगे रही, बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हमने चाइना को आगे देखा। तो यहाँ पर हमने पढ़े इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसके अलावा आप इस चैप्टर में से एक बार टेबल वाले क्वेश्चंस भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे। और इसके अंदर जो मैंने मेन टॉपिक बताई कि जैसे कि आपको जीएलएफ के बारे में पता होना चाहिए, माओ के थ्रू जो रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में पता होना चाहिए, वन चाइल्ड पॉलिसी थी या चाइना ने क्यों रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज कैसी थी, सिमिलैरिटी क्या थी उसके अंदर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसको आपको पॉइंट्स नोट करके लिख कर आने हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो आई होप कि आपको पूरी आईडी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। चैप्टर नंबर 8 भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोग एक बार फिर से आज पूरी आईडी को एक बार रिवाइज करिए, डाउट अराइज होते हैं बिल्कुल पूछिए, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स।